सो स्टूडेंट्स, हमने लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ी थी। लैग्रेंजेस थ्योरम थी कि ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट इट्स कन्वर्स। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस की थी, तीनों ही इंपॉर्टेंट थी। तो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज फॉल्स, मीन्स इट इज नॉट ट्रू इन जनरल। ठीक है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। और इसकी सपोर्ट में आप एक एग्जांपल देते हैं, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल दे order of group A4, order of group A4 is 12. ठीक है, what it has no subgroup of order 6, of order 6। देखो 6 12 को डिवाइड करता है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर क्या हो 6 हो। तो ये A4 आप सोच रहे होंगे कौन सा है, तो ये हम पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप्स में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ परमुटेशन ग्रुप्स में है ये। ठीक है, तो इसको बस आपने अभी तक इतना याद रखना कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है A4, जिसका ऑर्डर कितना है 12, लेकिन इसके पास कोई सब ग्रुप नहीं है ऑर्डर 6 का। 6 12 को डिवाइड करता है, बट देयर इज नो सब ग्रुप। तो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। व्हाट इन केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स? व्हाट इन साइक्लिक ग्रुप व्हाट हैपन्स इन साइक्लिक ग्रुप्स? तो मैं लिख देता हूं, if G is a cyclic group, if G is a cyclic group of order n, is इसका ऑर्डर कितना है n, and m divides n, m n को डिवाइड करता है, मीन्स n का एक डिवाइजर है, then there exists exactly one subgroup of G of order n। अगर हमारे पास ग्रुप साइक्लिक है और इसके ऑर्डर को कोई नंबर डिवाइड करता है, तो उस नंबर के ऑर्डर का हमारे पास एक सब ग्रुप अवश्य मिलेगा। एग्जैक्टली वन, एक होगा। इसको अगर डिवाइड करेगा तो मेरे पास एक सब ग्रुप मिल जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो समझ आएगा कि इन जनरल इट इज़ नॉट ट्रू और इसका एग्जांपल। लेकिन साइक्लिक ग्रुप में ऐसा होता है, जब हमारे पास मिल जाए, डिवाइजर मिल जाए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स हमें एक सब ग्रुप भी मिलेगा। सपोज हमारे पास एक ग्रुप है Z30 इज साइक्लिक ग्रुप, और इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ Z30 अगर आप लिखोगे तो 0 1 2 से लेके कहां तक लिखा जाएगा? 29 तक। और इसमें ऑपरेशन कौन सा आएगा? +30 से हम डिवाइड करेंगे, एडिशन करेंगे और डिवाइड करेंगे 30 से। एडिशन मॉडलो 30। तो ऑर्डर ऑफ Z30 इज इक्वल टू 30। अब इसके सब ग्रुप्स अगर ऐसे देखा जाए तो उसके दो सब ग्रुप हमारे पास हमेशा मिलेंगे। एक वन इज आइडेंटिटी और दूसरा Z30 इटसेल्फ। ये तो आपको हमेशा पता रहते हैं कि दो ट्रिवियल सब ग्रुप्स इसके मिलते हैं। वो आपके प्रॉपर का आपको पता नहीं अभी तक ऐसे 30 में। तो हम क्या देखेंगे? 30 के डिवाइजर्स देखते हैं, वो नंबर जो n को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइजर्स ऑफ 30 आर 30 मीन्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, है ना? ऑर्डर जो है वो ग्रुप। 30 के डिवाइजर कौन कौन से? 1 इसका डिवाइजर है, 2 इसका डिवाइजर, अगर 2 इसका डिवाइडर है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 3 इसका डिवाइजर है, 4 इसको डिवाइड नहीं करता, 5 इसको डिवाइड करता है, 6 इसको डिवाइड करता है, 7 नहीं करेगा, 8 9 10 इसको डिवाइड करेगा, 10 3 जा 30, और 15 इसको डिवाइड करेगा और फिर 30। 15 से आगे तो कोई भी नहीं मिलेगा, है ना? 15 से आगे तो इतना पता है कि हमें नहीं मिलने वाला। तो
50 आधे आधे तक की देखता है ना मैंने, 15 × 2, 10 × 3 एंड 4 का ये डिवाइजर है नहीं, 5 × 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कितने सब ग्रुप्स हो जाएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z30, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z30 आर हाउ मेनी? 8 इक्वल टू 8। और इसके अगर प्रॉपर सब ग्रुप पूछा जाए तो प्रॉपर सब ग्रुप कितने हो जाएंगे? 6 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर सब ग्रुप्स, प्रॉपर सब ग्रुप इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सब ग्रुप्स का पता चलाया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो तो आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन अगर Z30 है, Z100 है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, अगर मेरे को ऐसा न देख जाए कि मेरे को ये कहा जाए कि वी हैव ए G इज ए साइक्लिक ग्रुप, G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, फाइंड इट्स सब ग्रुप्स, फाइंड इट्स सब ग्रुप्स इन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, है ना, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G कितने होंगे? तो पहले तो हम डिवाइजर देख लेते हैं, डिवाइजर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6, है ना। 6 के आगे तो हमने देखना ही है, 6 से आगे तो सीधे कितना होगा? 12 ही होगा। 1 2 3 4 5 6, तो कितने होंगे इसके? 6। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G आर 6, ठीक है, 6 हो गए इसके। अगर प्रॉपर पूछा जाएगा तो प्रॉपर में हम फर्स्ट तो आइडेंटिटी होगा और वो ग्रुप इटसेल्फ होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो 1 2 3 4। तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ट्रू फॉर ओनली साइक्लिक ग्रुप। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके डिवाइजर के लिए हमें एक सब ग्रुप जरूर मिलेगा, बाकी के लिए तो ट्रू नहीं है, वो आपने लिख लिया था। अब यहाँ हमारे पास नई थ्योरम आई एक और, लिखोगे let H and K are finite subgroups of a group G, then order of HK is equal to order of H, order of K divided by order of H intersection K। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछी जाती है, ठीक होगा। अब देखो यहाँ पे HK जो है, H और K तो अलग अलग से सब ग्रुप हैं। HK नीड नॉट टू बी ए सब ग्रुप, नीड नॉट टू बी ए सब ग्रुप। ये इसका सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने की हुई एक थ्योरम कि HK इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH। प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स इज इक्वल टू HK वेयर H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। इस तरह से इसके एलिमेंट होते हैं HK में, हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ था। आज तो हम इसको थ्योरम को करते हैं प्रूफ में लिखते हैं कि लेट, इसको मैं मान लेता हूँ D इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन K। तो H इंटरसेक्शन K H में भी होगा, K में भी होगा, तो D इज ए सब ग्रुप ऑफ H एज वेल एज इट इज ए सब ग्रुप ऑफ K। तो D इज ए, मेरे को अभी तक H की जरूरत नहीं है, मैं K को लेके चलूंगा, तो मैं लिख देता हूँ D इज ए सब ग्रुप ऑफ K। नो डाउट इट इज सब ग्रुप ऑफ H आल्सो, H और K दोनों में कंटेन होगा, तो इट इज H इंटरसेक्शन K इज ए सब ग्रुप एंड इट इज ए सब ग्रुप ऑफ H एज वेल एज ए K। तो मैं इसको D से डिनोट कर दिया, इट इज ए सब ग्रुप ऑफ K, मुझे K चाहिए था, K लिख दिया। एंड लेट, अब मैं इसकी ये लिखता हूँ, राइट कोसेट्स ऑफ D इन K। अब K ग्रुप बन गया और D इसका क्या बन गया? सब ग्रुप। तो लिखो लेट D K1 D K2 सोन D Km B डिस्टिंक्ट, B डिस्टिंक्ट कितनी है? B कितनी आ गई? B M डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D इन K। सब ग्रुप कौन है? D। ग्रुप कौन है? K। कितनी डिस्टिंक्ट कोसेट है? M डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। और आपको पता है जब भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगी तो वो क्या होंगी? डिसजॉइंट भी होंगी, तो दीज आर डिस्टिंक्ट कोसेट। अब अगर मैं इनका यूनियन लिखा जाऊं, इन सब का यूनियन कर दूं, तो ये जो यूनियन है ये किसको बना देगा? K बना देगा। देयरफॉर आई कैन राइट K इज इक्वल टू यूनियन ऑफ DK1 यूनियन DK2 यूनियन DK3
so on union D K M, and this is nothing but I can write it as, यहाँ तक तो क्लियर है ना? ये सिंपल हमने लैग्रेंजेस थ्योरम में भी किया था कि K को हमने डिफरेंट डिसजॉइंट्स, यूनियन ऑफ डिसजॉइंट राइट कोसेट्स में लिख सकते हैं. दिस इज K इज नथिंग बट यूनियन I वेरी कर रहा है 1 से लेके M तक, और दिस इज D K I. और M अगर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D इन K हैं तो व्हाट इज M? M यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि M इज इक्वल टू, एंड M इज इक्वल टू, ये जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं क्या होगा? ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ D. This is nothing but it is index of D in K. This is the number of distinct right cosets. इस तरह से भी दिया जा सकता है. So ये हम यूज करेंगे, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ कि M की वैल्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ D. अब फिर से मैं लिखता हूँ K, इसको K को मैं अगर ऐसे नो एच के इज इक्वल टू H, और K की जगह मैं ये लिख लेता हूँ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to M D K I. इसको मैं ब्रैकेट लगा दिया, और फिर इसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज यूनियन I इज इक्वल टू 1 to M H D K I. अब H D में क्या रिलेशन है? D इज कंटेन्ड इन H, therefore H D is nothing but it is equal to H. D और H के एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ H, बिकॉज H इज ए सब ग्रुप. सो दिस इज नथिंग बट यूनियन I इज इक्वल टू 1 to M. इसमें बड़ा कौन है? H. तो H K I. D इसमें एग्जॉस्ट हो जाता है. अब इसको मैं अलग अलग से लिख लेता हूँ, तो दिस इज H K इज इक्वल टू H K1 यूनियन H K2 यूनियन सोन एंड यूनियन H K M. अब मैंने ये क्लेम करना है कि दीज आर डिस्टिंक्ट. ये जो राइट कोसेट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं. अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है, सपोज दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, टू शो H K I's are, to show H K I's are, to show H K I's are डिस्टिंक्ट, तो हम इसको कंट्रेरी ले लेते हैं. इफ सपोज दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट, उसमें से कोई दो बराबर है. इफ पॉसिबल लेट, पॉसिबल कंट्राडिक्शन से पॉसिबल लेट H A I इज इक्वल टू H A नहीं H K है यहाँ पे, H K I इज इक्वल टू H K J. अब K1 K2 Km किसके एलिमेंट हैं? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ K, है ना? K1 K2 K3 जहां पे हमने लिखा था शुरू में, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि Ki's किसके एलिमेंट हैं? K के. जब हमने इसकी वो बनाई थी ना राइट कोसेट्स, तो Ki's किसके एलिमेंट थे? K के. तो H K I इज इक्वल टू H K J हमने पढ़ा था. H A इज इक्वल टू H B इंप्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K I K J इनवर्स बिलोंग्स टू H. ठीक है. ऑल्सो K I कॉमा K J बिलोंग्स टू K. ये शुरू में हमने किसके एलिमेंट लिए हुए हैं? K के. एंड K इज ए सब ग्रुप, एंड K इज ए सब ग्रुप. देयरफॉर K I K J इनवर्स ये भी किसको बिलोंग करेगा? K को, बिकॉज K इज ए सब ग्रुप. सब ग्रुप है तो यहाँ अब देखो K I K J इनवर्स H का एलिमेंट भी है, K I K J इनवर्स K का एलिमेंट भी है. दिस इंप्लाइज दैट K I K J इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, एंड विच इज नथिंग बट विच इज D, है ना? तो मैं ये लिख सकता हूँ K I K J इनवर्स बिलोंग्स टू D. अब हम उल्टा चलते हैं. अब वो इफ एंड ओनली इफ था. H A is equal to H B if and only if A B inverse belongs to H. तो अब ये आ गया A B inverse belongs to H की जगह क्या है? D. तो this implies that D K I is equal to D K J, which is a contradiction.
क्योंकि ये जो हमने राइट कोसेट्स ली थी शुरू में, ये कैसे ली थी, डिस्टिंक्ट, शुरू में डिस्टिंक्ट है, विच इज ए कंट्राडिक्शन, contradiction because DKIs are distinct which is a contradiction। अब contradiction कहाँ से आई, जब हमने इन दोनों को क्या ले लिया, distinct नहीं लिया, equal लिया। It means all HKIs are distinct। This implies that whole this discussion, ये discussion हमने इसीलिए की थी कि this implies that HKIs are distinct and so and therefore disjoint भी हो जाएंगे। Now HK is equal to क्या था, डिसजॉइंट हो गए, तो हम इसको मैं सीधे लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HK। अगर डिसजॉइंट है तो यूनियन में लिखा जाएगा ऑर्डर ऑफ HK1 प्लस ऑर्डर ऑफ HK2, नंबर ऑफ एलिमेंट की तरह से, प्लस ऑर्डर ऑफ HKM, क्योंकि ये इस तरह से लिखा था ना, HK इज इक्वल टू यूनियंस ऑफ दिस वन, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HK इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HK1। माइनस इंटरसेक्शन वाला लिखना था तो वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, डिसजॉइंट, तो इंटरसेक्शन में म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो इंटरसेक्शन में क्या हो गया, एलिमेंट्स 0। तो ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HK1, दिस इज ए राइट कोसेट है ना, H की राइट कोसेट होगी ना, तो इसमें किसके बराबर एलिमेंट होते हैं, H की राइट कोसेट है ये H, ठीक है, K1। तो अब इसमें एलिमेंट उतने ही होंगे जितने एलिमेंट किसमें होंगे, H में। दिस इज ऑर्डर ऑफ H, क्योंकि H EV होगी, प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस वन प्लस ऑर्डर ऑफ H, हाउ मेनी टाइम्स, M टाइम्स, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू M इंटू ऑर्डर ऑफ H, M टाइम्स है तो दिस वन, दिस इज ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू M, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं M की वैल्यू पुट करूं तो M इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ D इंटू ऑर्डर ऑफ H। तो ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, अगर मैं पहले लिख लूँ नंबर्स ही हैं, ऑर्डर ऑफ K ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K, और D की जगह मैं लिख लूँ ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। So this is the theorem, this is the proof of the theorem। So this is nothing but K1 और K2, this is a big one group G, ठीक है, उसमें कुछ H है और एक क्या है, K, this is H and this is K and this is their intersection, H intersection K। और K के एलिमेंट में क्या ले रहा था, K1 K2। तो इस तरह के हमने एलिमेंट लिए थे, और अब मैं बनाता हूँ, तो K1 K2 एलिमेंट लिए थे हमने K के, और फिर ये जो HK1 है, तो देख K1 K2 अगर K के एलिमेंट है तो वो G के भी एलिमेंट होंगे, तो दिस इज नथिंग बट इट इज द राइट कोसेट ऑफ H इन G, HK1 HK2 HK3, तो ये कितनी ही राइट कोसेट्स। तो हमने ये कहा कि राइट कोसेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, जो यहाँ पे ग्रुप अटैच या सब ग्रुप अटैच रहता है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H, हाउ मेनी टाइम्स, M टाइम्स, और M हमने वहाँ पे वैल्यू निकाल रखी थी, दिस इज ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H। तो इसको एक बार फिर से देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी इस थ्योरम में तो मुझे बता देना, मैं फिर से इसको एक बार फिर से जहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसको फिर से टेकअप कर लेंगे। तो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।